बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमारा आज का जो लेक्चर है वो पुलिस ऑर्डर के हवाले से है और इसके अंदर एक इंतहाई अहम तरीन आर्टिकल जो ना सिर्फ लॉयर होने के हवाले बल्कि इस मुआशरे में रहने के लिए कि जहाँ पर हमारा जो पुलिस के साथ आमना सामना होता रह जाता है, तो उस हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल्स, कुछ रूल्स जो हमें वैसे जनरली पता होने चाहिए, हम क्योंकि इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते, लिहाजा जो अक्सर आपने देखा है कि जो पुलिस के डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं वो हमेशा अपनी अथॉरिटीज़ को मिसयूज़ करते आपको नज़र आएंगे। अब वो अपनी अथॉरिटीज़ को मिसयूज़ क्यों करते हैं? इसलिए कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये कहना गलत है कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस है, रूल्स मौजूद हैं, रेगुलेशंस मौजूद हैं। हम लोग उन तरीक़ों को ड्यू तरीके के साथ परसू नहीं करते। अगर हम लोग ऐसी तमाम चीज़ों को परसू करें ड्यू तरीके के साथ और इस किस्म की कुछ एग्जांपल्स अगर सेट कर दी जाएँ तो डेफिनेटली बाकी तमाम लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी और जो पुलिस रिफॉर्म्स जो कि वाकई इस वक्त की ज़रूरत है वो कुछ बेहतर तरीके से हो सकेगी। उसके हवाले से आर्टिकल 155, 156, 157 तीन आर्टिकल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। 155, 156 और 157। 155 तो किसी भी जो पुलिस ऑफिसर का एक चीज़ जहन में रखें कि इस लॉ में जहाँ जहाँ पर पुलिस ऑफिसर का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, इट आल्सो इंक्लूड्स द कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पुलिस, वो पुलिस ऑफिसर ऑफ द जूनियर रैंक्स एंड पुलिस ऑफिसर ऑफ द सीनियर रैंक्स। आप फर्स्ट शेड्यूल खोल लें पुलिस ऑर्डर का, फर्स्ट शेड्यूल जब खोलेंगे तो वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स मिलेगी, एक सीनियर रैंक्स की और एक जूनियर रैंक्स की। तो सीनियर रैंक्स में आपको आईजी और उसके बाद एडिशनल आईजी, फिर जो आपका डीआईजी, फिर उसके बाद एआईजी जो असिस्टेंट आईजी या एसएसपी, फिर एसपी और एएसपी। फिर आपको जूनियर रैंक्स नज़र आएंगे, इंस्पेक्टर, उससे नीचे सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल और आखिर पे कांस्टेबल। ये सब के लिए सिंगल वर्ड पुलिस ऑफिसर यूज़ किया गया है। आर्टिकल 155 उन चीज़ों के साथ डील करता है, उन इरेगुलरिटीज़ के साथ डील करता है, उस मिसकंडक्ट के साथ डील करता है कि जो पुलिस ऑफिसर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान करता है। बेसिकली जो आर्टिकल 155 में किया कि मिसकंडक्ट है वो कॉमन पब्लिक एट लार्ज उसके साथ रिलेटेड नहीं है। जो विक्सेशियस फ्रेवुलस एक्ट्स किसी भी पुलिस ऑफिसर के कॉमन पब्लिक के साथ, जनरल पब्लिक के साथ है, वो डील विद किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 156 एंड आर्टिकल 157। 156 क्या कहता है एंड 157 क्या कहता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 157 बताता हूँ। आप लोगों ने, सब लोगों ने आर्टिकल 199 इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा आप सब लोगों ने 491 सीआरपीसी की रिट के बारे में पढ़ा होगा, सेक्शन 100 सीआरपीसी उसके सर्च वारंट जारी करने की पावर के बारे में पढ़ा होगा। ये तमाम चीज़ें किसके हवाले से हैं? सेक्शन 100 सीआरपीसी क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट किसी भी इलीगली डिटेन पर्सन के हवाले से सर्च वारंट जारी कर सकता है। 491 सीआरपीसी कहता है कि समरी प्रोसीडिंग के तौर पर एक प्रोसीडिंग चलाई जाएगी बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, और अगर किसी शख्स को इलीगल डिटेंशन में रखा गया, अनऑथराइज्ड डिटेंशन में रखा गया, तो उस सूरत में अंडर सेक्शन 491 सीआरपीसी जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो ऑथराइज है कि वो रिट जारी करे ताकि उस बंदे को एट लिबर्टी आज़ाद कर दिया जाए या उस बंदे को बिफोर कोर्ट पेश किया जाए। इन द सेम वे जब बात उस कोर्ट ऑफ सेशन की पावर से निकल के हाई कोर्ट के पास जाती है तो सेम पावर हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। एक कॉमन प्रैक्टिस आपने देखी है, इंतहाई कॉमन प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो देखेंगे कि अक्सर पुलिस ऑफिशियल्स अरेस्ट करने के बाद गिरफ्तारी नहीं डालते। गिरफ्तारी डालने में 1 से 2 दिन का, 3 दिन का वक्फा दिया जाता है कि कुछ सेटलमेंट हो जाए, या बाज़ औक़ात ये होता है कि
नॉर्मली जब ये कुछ चोर उचक्के रॉबर्स ऐसे ग्रोह को गिरफ्तार करके लाते हैं तो एक चीज़ उनको पता भी होती है कि अब अगला स्टेप यही है कि जैसे ही इनको रिमांड के लिए लेकर जाएंगे कोई ना कोई वकील आएगा और इनकी ज़मानत करवा के ले जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए बट जब लॉ ने कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया, आर्टिकल 10 सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी विद इन 24 आवर बिफोर द मजिस्ट्रेट उसको प्रेजेंट करेगी। इसी तरह सेक्शन 61 CRPC कहता है कि जनाब 24 आवर में आपने उसको क्या करना है, पेश करना है। जब लॉ ने एक चीज़ क्लियर कर दी है पेश करना है, व्हाट्सोएवर इज़ द रीज़न, अगर कोई बंदा पेश नहीं करता तो मीन्स उसने गलत किया। होता क्या है, जब ऐसा कुछ भी गलत हुआ, आपने बहुत से लोग देखे होंगे 491 या 199 के मुताबिक रिट लगाते हुए, और उस रिट के बाद कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि ठीक है जनाब, इसको अगर इसने कोई जुर्म किया आप इसको अदालत के सामने पेश करें, और अगर ये किसी जुर्म में इन्वॉल्व नहीं है तो दिस पर्सन मस्ट बी सेट एट लिबर्टी, और बात ख़त्म। नहीं, बात ख़त्म नहीं है। अगर आप वकील हैं तो बात ख़त्म नहीं है, बात यहाँ से शुरू करनी है हमने, कि जब कोर्ट ने सेट एट लिबर्टी का ऑर्डर दिया या कोर्ट ने ऑर्डर दिया दैट ब्रिंग दिस पर्सन बिफोर द कोर्ट, तो मतलब क्या है, सेटल हो गया कि वो बंदा पुलिस की इलीगल डिटेंशन में था। ये सेटल्ड प्रूव्ड फैक्ट है कि जिसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जब इसमें कोई दूसरी बात नहीं है तो अब आप पढ़ लें 157 को। एनी पुलिस ऑफिसर who vexatiously and unnecessarily delays the forwarding to a court or to any other authority to whom he is legally bound to forward any arrested person shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine। तो 1 year और फाइन आर्टिकल 157 कह रहा है जनाब, 1 ईयर प्लस फाइन है ऐसे पुलिस ऑफिशियल के लिए कि जो किसी शख्स को गिरफ्तार करने के बाद विद इन 24 आवर उसको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है अगर उसके सामने प्रेजेंट ना करे। तो जो हम लोग स्टॉप कर देते हैं, कहाँ पे स्टॉप कर देते हैं कि रिट लगी, बंदा छूट गया, ऑर्डर हो गया, उसको पुलिस क्या करती है, नॉर्मली जो प्रैक्टिस है जब किसी को गिरफ्तार किया, ऐसा कोई भी मामला हो, गिरफ्तारी डाल दी। जनाब ये देखें जनाब, गिरफ्तारी डाल के ले आए हैं। गिरफ्तारी डाल के लाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पिछला ऑफेंस आपका ख़त्म हो गया। जब आपने उसको मोर देन 24 आवर अपने पास अरेस्ट रखा तो इट मीन्स आपने जो काम किया वो एक ऑफेंस है। किसके तहत, आर्टिकल 157 ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002। तो आपने ऐसे किसी भी मैटर में जहां पर भी आप पुलिस के खिलाफ कभी भी हैबियस कॉर्पस की रिट लगाएं या 491 के तहत रिट फाइल करें, और जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर की कापी साथ लगाकर साथ ही आप 157 की कार्रवाई के लिए उसके खिलाफ दरख्वास्त दे दें कि जनाब इस शख्स ने इस बंदे को बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के, क्योंकि विक्सेशियसली क्लियर हो गया कि 24 आवर से ऊपर है ही विक्सेशियस, इसमें कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जनाब इसने 24 आवर से अगर इसको रखा है तो ये विक्सेशियस है, और क्योंकि इसको 24 आवर से ज़्यादा रखा है लिहाजा क्या है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब आप कोई 5-10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा लेंगे तो फिर उसके बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को इस तरह बिला वजह अपने उसमें नहीं रखेगा अरेस्ट। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आप लोग शायद प्रैक्टिस में नहीं है तभी आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, ये इंतहाई कॉमन प्रैक्टिस है। पुलिस गिरफ्तारी करने के बाद, गिरफ्तारी डालने से पहले बड़े वो एक सेटलमेंट और इस तरह के मामलात और उनको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती है। दूसरा मसला इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक प्रैक्टिस बन गई है कि पुलिस हमारी जब भी किसी को गिरफ्तार करेगी तो पुलिस का जो बिहेवियर है इंतहाई बदतमीज़ाना, गैर महज़्ज़बाना, और वैसे हम लॉ में यही पढ़ते हैं कि लॉ और मोरालिटी दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। तो अगर मैं भी मोरालिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं गलत कह रहा हूँ, मोरालिटी कुछ नहीं है। अगर लॉ अलाउ करता है तो वो कर सकते हैं, और अगर लॉ अलाउ नहीं करता तो फिर गैर मुहज़्ज़ब नहीं कहेंगे बल्कि उसके तरीके को कहेंगे अनलॉफुल, इल्लीगल। क्योंकि लॉ ने अगर डिफ़ाइन किया है कि पुलिस किसी को टच नहीं कर सकती, और अगर वो टच करती है तो ये गैर मुहज़्ज़ब बिहेवियर नहीं, ये इल्लीगल बिहेवियर है, और इल्लीगल बिहेवियर पनिशेबल होता है। गैर मुहज़्ज़ब बिहेवियर के ऊपर सिर्फ उसको आपने डांट डपट करना होता है, लेकिन इल्लीगल बिहेवियर के ऊपर उसको आपने क्या करना होता है, पनिश करना होता है।
कुछ और ऐसी कॉमन बातें जो पुलिस करती है कि विदाउट लॉफुल अथॉरिटी आर रीजनेबल काज एंटर्स आर सर्चेज आर काजेज टू बी एंटर्ड आर सर्च एनी बिल्डिंग वेसल टेंट आर प्लेस। 156 कहता है कि अगर पुलिस क्या करती है जनाब, विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी। लॉफुल अथॉरिटी क्या है? लॉफुल अथॉरिटी यह है कि उसके पास क्या होना चाहिए? सर्च वारंट होना चाहिए, या जो अफेंस जिस शख्स के खिलाफ रिपोर्ट हुआ है वो ऐसा कॉग्निजेबल अफेंस है कि जिसमें पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती हो। अगर ये नहीं है और पुलिस किसी भी जगह को क्या करती है? सर्च करती है विदाउट वारंट, तो ऐसी सूरत में उसका जो एक्ट है वो पेनलाइज्ड है अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 156। पहली चीज़ होगी। दूसरा काम, वेक्सेशियसली एंड अननेसेसरली सीजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। अगेन एक कॉमन प्रैक्टिस है जब पुलिस आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेती है? सीजेस द प्रॉपर्टी। और नॉर्मली करती क्या पुलिस? जब भी किसी प्रॉपर्टी को सीज करती है वो उसको फौरन किस खाते में डाल देती है? अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी में, गुम खाते में, कि जनाब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कोई ओनर वहाँ पर मौजूद नहीं था, और उसको 550 CRPC में मालखाना में जमा करवा दिया जाता है। तो अगर आप उसमें प्रूव कर सके कि पुलिस ने ये जो प्रॉपर्टी आपकी सीज की है क्या है? अननेसेसरली। आजकल तो प्रूव करना आसान है, आपके पास कैमरा मौजूद है, CCTV की फुटेज आपके पास मौजूद हो जाती है अगर पुलिस किसी को प्रॉपर्टी ऐसी उठाती है। और क्या है जनाब कि डिटेन्स सर्चेज आर अरेस्ट एनी पर्सन। अगर पुलिस किसी को डिटेन करे या सर्च करे या अरेस्ट करे, अक्सर जब आप देखते हैं कि किसी भी नाके के ऊपर पुलिस ऑफिसर जो किसी काम के लिए अथॉराइज्ड नहीं होते, आपके पास किसी के पास गाड़ी की बुक है अभी ऑन द स्पॉट, चले आप घर में जाइएगा, गाड़ी की बुक आपने उठानी है और उसका लास्ट पेज खोल लेना है और वहाँ पे पढ़ना है कि हु इज़ अथॉराइज्ड टू डिमांड दिस बुक फ्रॉम यू पीपल। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ASI से नीचे वाला बंदा तो गाड़ी का वो डिमांड ही नहीं कर सकता आपसे कागजात। आप जाकर उसको पढ़ें, देखें, उसके ऊपर लिखा हुआ है। और अगर कोई बंदा जो काम वो नहीं कर सकता आपसे ज़बरदस्ती उस चीज़ को डिमांड करे तो उसने क्या किया है? उसने जो काम किया है वो 156 के मुताबिक उसने गलत किया है। या इन्फ्लिक्ट टॉर्चर और वायलेंस, एक और कॉमन प्रैक्टिस, इन्फ्लिक्ट टॉर्चर और वायलेंस कस्टडी के अंदर। लेकिन बात वही है कि लॉ नीड्स द प्रूफ। कस्टडी में इस चीज़ से बचने का हल बड़ा सिंपल, कि जैसे ही आप पहले दिन किसी भी शख्स को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जो पहली रात कर लिया वो तो सो कर लिया, वो तो किसी गिनती में किसी खाते में नहीं आता। इसको भी रोका जा सकता है। अगर रोकना चाहें तो आप तमाम पुलिस स्टेशन में कैमरास लगा दें और उसके बाद जो हवालात है वो अंडर कैमरा हो तो पता चल जाएगा कि पुलिस ने कुछ ऐसा एक्ट किया है या। लेकिन बेसिकली ये क्या जो डिफरेंट थाने हैं ये तो हमने अपने सियासी मकासद के लिए भी तो रखे हुए हैं कि ऐसे लोगों को जिनको हम चाहते हैं कि उनको हम टॉर्चर करें, वो भी तो हमने टॉर्चर करवाना होता है। अगर हर चीज़ फेयर हो जाएगी तो वो टॉर्चर कैसा होगा? बट अगर इन प्रैक्टिस आप इस चीज़ से बचाना चाहते हैं अपने क्लाइंट को तो उसका हल क्या है, तरीकाकार क्या है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड के लिए लाती है तो डेफिनेटली आप रिमांड कॉन्टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बेलेबल ऑफेंस है तो रिमांड कॉन्टेस्ट हो जाता है, बंदा जुडिशियल हो जाता है, ज़मानत पे चला जाता है। बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में जनरली आपका रिमांड, उसको जो कंटेस्ट करने के जो आपका एप्लीकेशन वो हमेशा डिक्लाइन हो जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 दिन का रिमांड मिल ही जाता है। अब रिमांड जब पुलिस को मिला, अब क्या करना है जनाब? ऑन द स्पॉट उसी वक्त आपकी अगली एप्लीकेशन उसी मजिस्ट्रेट की टेबल पर होनी चाहिए मेडिकल करवाने की। जिस दिन भी रिमांड को, आपको एक चीज़ सिंपल पता होनी चाहिए कि जितने भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें रिमांड होना ही होना है, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। जो लोग प्रैक्टिस में उनको पता होगा कि जितनी भी एफर्ट कर लें 99% रिमांड होना ही होना है। जब रिमांड होना ही होना तो आपकी एप्लीकेशन तैयार होनी ही होनी चाहिए। और जैसे ही पुलिस को रिमांड मिले ऑन द स्पॉट उसी जगह पर, इससे पहले कि पुलिस उसको वापस थाने में ले जाए, आपकी दरख्वास्त मजिस्ट्रेट की टेबल पे होनी चाहिए, जो अलाउ उसी वक्त ही हो जाएगी कि जनाब इसका मेडिकल करवाया जाए। अब जब आप उसका मेडिकल करवा के आ जाएंगे उसके बाद पुलिस के ऊपर एक चेक है कि अब अगर वो कोई भी ऐसा काम करती है जो वायलेंस में आता है, टॉर्चर में आता है, तो डेफिनेटली अगले दिन क्या होगा? अगले दिन जो है उसके हवाले से आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। खाली कार्रवाई ये नहीं कि टॉर्चर हुआ, खाली कार्रवाई ये
नहीं के टॉर्चर हुआ, कार्रवाई क्या है? शेल। कार्रवाई क्या है? शेल। फॉर एवरी सच ऑफेंस ऑन कन्विक्शन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर कितनी सजा जनाब बताइए पुलिस के लिए? 5 years है, और फाइन भी किसके साथ है? एंड फाइन है। तो क्यों पुलिस ऐसा करती है? इसलिए ऐसा करती है कि अगर पुलिस किसी के साथ ऐसा कर रही है तो हम खामोश हैं, अगर हम खामोश हैं तो हर बार वो ऐसा ही करेंगे। और अगर टार्चर के ऊपर 10 से 15 पुलिस ऑफिसर्स को बाकायदा तरीके से पनिशमेंट हो जाए, और जब कोई कन्विक्टेड हो जाएगा तो जॉब के लिए क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। उसके बाद कोई किसी को हाथ लगाने से पहले सोचेगा ज़रूर कि मुझे लॉ से बाहर कोई नहीं है। जब आपने एक प्रोसीजर दे दी है तो उस प्रोसीजर में फिर जो ये सिलसिला है ये इंतहाई गलत है। जो ये टॉर्चर या इस तरह की चीज़ें, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जो किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। जहाँ पे हम वेलफेयर स्टेट का एक धब्बा लगाते हैं या नाम लगाते हैं, तो वहाँ पे धब्बा ही कहेंगे पाकिस्तान में वेलफेयर स्टेट को, जो हमने अपने मुल्क के ऊपर लगा दी है। वैसे तो वेलफेयर की कोई बात यहाँ पे नहीं है, डिसिप्लिन ही है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम अपने क्लाइंट्स को भी गाइड करें, और ना सिर्फ क्लाइंट्स को गाइड करें बल्कि इस हवाले से हम आगे इन चीज़ों को परसू करें। जब इन चीज़ों को हम परसू करने लगेंगे तो बहुत सी माशरती बुराइयाँ जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? स्टॉप हो जाएंगे। कि जिसके अंदर आप पुलिस का रोल देख रहे हैं कि वो इंतहाई अथॉरिटेटिव होता चला जा रहा है। पुलिस अपनी उस अथॉरिटी से बियॉन्ड जाकर कुछ ऐसी चीज़ें करती है जो उसको किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए, और हमारे इग्नोर करने की वजह से वो चीज़ें क्या होती जा रही हैं। अभी अगर आप मिसाल इसकी लेना चाहते हैं, अभी ऑन द स्पॉट अभी आप 15 पे कॉल कर लें और उनको कोई भी इशू बता दें और उनका टाइम नोट कर लीजिएगा, कभी भी नहीं आएंगे। किस चीज़ की पेमेंट ले रहे हैं? हमारे टैक्सेस से पेमेंट ले रहे हैं ये लोग। किस चीज़ की पेमेंट ले रहे हैं कि जब वहाँ पे लोग मर जाएंगे, मुसीबत बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, फिर ये लोग आएंगे। लेकिन वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आज तक किसी ने पुलिस के ऐसे किसी भी गलत एक्शन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। आप उनके गलत के ख़िलाफ़ सही एक्शन लेना शुरू कर दें, सारे मैटर्स खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? सॉर्ट आउट। लॉ मौजूद है, पेनल्टीज़ मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं, और ये तो पुलिस ऑर्डर खुद कह रहा है। क्या कह रहा है जनाब? इन्फ्लिक्ट टॉर्चर और वायलेंस टू एनी पर्सन इन हिज कस्टडी। और अगर इसकी मजीद इंटरप्रिटेशन करें हम, शेल फॉर एवरी सच ऑफेंस, शेल फॉर एवरी सच, तो अगर 2 ऑफेंस करेगा तो फॉर एवरी सच 5 + 5 पे चला जाएगा। 5 कंपोजिट नहीं है, फॉर एवरी सच ऑफेंस कितनी सज़ा है? 5 साल। अगर उसको एक बार सज़ा हुई तो मिसकंडक्ट हो गया, कन्विक्टेड हो गया, और अगर वो कन्विक्टेड होगा तो जॉब के लिए क्या हो गया? डिस्क्वालीफाइड। और जब उसको ये पता है कि मैं किसी के कहने पर अगर कानून को अपने हाथ में लेता हूँ और किसी के ऊपर तशद्दुद करता हूँ, तो एट द कॉस्ट ऑफ माई जॉब, एट द कॉस्ट ऑफ माई सर्विस, माई ग्रेजुटी, माई पेंशन, तो किसी के कहने पर काम करने से पहले वो क्या करेगा? 100 बार सोचेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे अपनी जॉब की कुर्बानी देनी है। बहुत क्लियर और कॉमन प्रैक्टिस है गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी ना डालना। एक बार सज़ा हुई, मिसाल बना, जॉब से आउट हुआ, अगला बंदा ये सोचेगा कि अगर आज के बाद मैं गिरफ्तारी नहीं डालता किसी के कहने पर तो मुझे उसकी कीमत क्या है? मेरी जॉब उसकी कीमत है। आजकल क्या कीमत है? कुछ भी कर लो, अगर कोई जोर किसी ने डाल दिया सस्पेंड हो गए, साल के बाद रिस्टोर हुए विद ऑल बेनिफिट्स, सारा कुछ, तनख्वाह भी मिली, हर चीज़ मिली, और साल अयाशी अलग। जब ऐसा होगा तो फिर ऐसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। तो एज़ बीइंग लॉयर्स मैं कहता हूँ कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे तमाम चीज़ों के ऊपर आप एक्शन लें। खैर अभी इसको आगे लेकर चलते हैं क्योंकि हमने चांद तक जाना था आज। इस तरह तो हम चांद तक नहीं जाएंगे, खड्डे कुछ आ जाते तो खड्डे में बंदा फंस जाता ना। चांद पर वैसे भी तो खड्डे हैं ना, मतलब हम चांद पर उतर चुके हैं, तो चांद के जो कुछ खड्डे हैं तो वहाँ पे हम क्या हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त था, वो जब भी वो बैठा होता तो अपनी बेगम को जब भी फ़ोन करता तो चंदा चंदा चंदा। बाई चांस एक बार ऐसा मैं उसके घर चाय पीने गया तो पर्दा हट गया, तो मैंने भी चंदा को देख लिया। मैंने फिर उसके मुंह को देखा, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, कहता मैं MSc फिज़िक्स, हाँ चांद से जिन्ने खड्डे ने उस तो वाद दिथे ने, मैं तो इसलिए चंदा चंदा करके कहता हूँ। तो वो चांद के जो कुछ खड्डे शड्डे थे तो हम उसमें फंस गए हैं। अब हम चांद से थोड़ा सा
आगे हट के चलते हैं। अच्छा जनाब 155 किस तरफ चलेगा? 155 ये कॉमन पब्लिक के साथ रिलेटेड नहीं है, ये पुलिस की जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं, जो प्रोफेशनल उनकी ड्यूटीज़ हैं, अगर वो मिसकंडक्ट का मुजाहरा करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मिसकंडक्ट है पुलिस या किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए, वो इनसबॉर्डिनेट एक्ट है। व्हाट इज मेंट बाय इनसबॉर्डिनेट एक्ट? कि किसी भी अपने सुपीरियर ऑफिसर की बात को ना मानना या उसके साथ बदतमीजी के साथ पेश आना, ये है इनसबॉर्डिनेट या एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन। एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल किसी भी डिसिप्लिन फोर्स में नहीं होता। यूनिफॉर्म फोर्स इस चीज़ को कभी भी अलाउ नहीं करती। तो ऐसे तमाम ऑफेंसेस के जहाँ पर कोई शख्स, अब क्योंकि आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस ये ऐसी सर्विसेज है कि जहाँ पे जाना बड़ा आसान है, बट यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये वही वाली बात है कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ये मिसाल आप लोगों ने शायद सुनी हो कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ता। बात ये थी कि सर्दियों के दिन थे और दो जनाब लोग नहर के किनारे चल रहे थे और बड़े जो है वो ठठर भी रहे थे, क्योंकि उनको क्या लग रही थी, साथ साथ सर्दी भी लग रही थी। और दरिया में, नहर में एक कंबल उनको नज़र आता है जो तैरता हुआ जा रहा, तो वो कहता है भाई कंबल को पकड़ लो, खुश्क करके कम से कम कल की रात तो सुकून से गुजर जाएगी। तो एक बंदा नहर में छलांग लगा देता है और कंबल को पकड़ के बाहर आने की कोशिश करता है, बाहर नहीं आ सकता। तो बाहर वाला उसे कहता हो भाई आ जा, क्या मुसीबत है, ठंड पड़ी है। वो कहता है यार छोड़ दे कंबल को, आ जा। तो आगे से वो कहता है मैं कंबल को छोड़ रहा हूँ, कंबल मुझे, क्योंकि वो कंबल नहीं, वो रीच था जो देखने में क्या लग रहा था, ऊपर से कंबल लग रहा था, तो अब कंबल उसको। तो आपकी जो सर्विसेज हैं, ये जितनी भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी ऐसी हैं। जाना आसान है, छोड़ के आना बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्योंकि इसमें जिस तरह क्रिश्चियनिटी में शायद आप लोगों को पता हो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर उसका डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं है, उसमें एक ही ग्राउंड है डिवोर्स का। ये हम अपने लॉ में चेंज कर रहे हैं। मैं आपको क्रिश्चियनिटी रिलीजन की बात कर रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन के अंदर डिवोर्स नहीं है। सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके ऊपर सेपरेशन है, और वो ये है कि कोई भी खामिंद अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि जनाब एडल्ट्री या कोई ऐसी चीज़, उसके बाद जाकर कहीं उनके अंदर सेपरेशन, अदरवाइज सेपरेशन नहीं है। तो इधर भी यही है कि जब आप चले जाएं तो इधर से वापसी का कोई रास्ता है ही, सिंपल तरीके से। और फिर उसमें क्या होता है कि लोग इस चीज़ को छोड़ने के लिए डिफरेंट तरीके आजमाते हैं जो कि एज़ पर लॉ ठीक नहीं होते। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपने आप को रिलीज़ करवाने के लिए कोई ऐसा काम करे, ऐसा काम क्या हो सकता है? कुछ लोग अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हैं, कुछ अपने आप को बीमार शो कर देते हैं, कुछ लोग अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बहुत उनकी हाइट क्रिएट करते हैं कि जनाब मेरे घर में ये नहीं है, वाले साहब का इंतकाल हो गया, फ़लाँ हो गया। तो ऐसी तमाम चीज़ें अगर कोई करेगा तो पहले नंबर पे ये उसका क्या है कि पुलिस ऑफिसर क्या है, मेक्स फॉर ऑब्टेनिंग रिलीज फ्रॉम सर्विस एज पुलिस ऑफिसर अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर खुद को रिलीज़ करवाने के लिए क्या करता है, कोई भी फॉल्स। अगर आपके घरों में कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर है तो फिर आप इस चीज़ से बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अगर कोई आर्म फोर्सेस का बंदा आपके घरों में है और वो नौकरी छोड़ना चाहता है, जॉब छोड़ना चाहता है, तो आप उससे बात करेंगे तो वो ये लफ्ज़ आपको समझाएगा कि उनको जॉब छोड़ने के लिए कितने कितने अलग से झूठ कहानी और इस तरह की बातें करनी पड़ती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करेगा तो वो क्या होगा, वो ऑफेंडर होगा इस कानून के तहत। दूसरे नंबर पे इज़ गिल्टी ऑफ कवर्डिस, बुज़दिल है जनाब। बुज़दिल क्या है, उसको कोई भी, क्योंकि देखें पुलिस ऑफिसर का काम ही क्या है, उसको रखे ही क्यों गया कि जहाँ पर लड़ाई होगी, जहाँ पर झगड़ा होगा, उसने जाना है जाके वहाँ पे मामलात को सेटल करना है। और अगर कहीं पर लड़ाई और झगड़ा हो रहा है, जैसे कल परसों तरसों की बात है कि एक कोर्ट के बाहर कुछ लोग, कोई केस था उसमें एक फ़ीमेल को उसके घर वाले हाल तो पकड़ कर ले जा रहे थे, बट कोर्ट ने उसके हस्बैंड के साथ जाने का उसका वो ऑर्डर किया था और उसके घर वाले उसको ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं और पुलिस ऑफिसर बाहर खड़ा हुआ उसको देख रहा है और साथ वो लोग चीख भी रहे हैं कि ये इसको ले जाकर मार देंगे। तो यहाँ पर अगर पुलिस अफसर कुछ नहीं करता तो उसने क्या किया, उसने बुज़दिली का मुजाहरा किया। अगर कोई भी पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी के दौरान बुज़दिली का मुजाहरा करता है, इज़ गिल्टी ऑफ एनी विलफुल ब्रीच ऑफ निगलेक्ट और प्रोविजन ऑफ लॉ और एनी रूल और रेगुलेशन और एनी ऑर्डर विच ही इज़ बाउंड टू ऑब्जर्व और ओबे। अगर वो किसी भी ऑर्डर को डिसओबे करे, जो ऑर्डर उसको एज़ पर लॉ पूरा करना चाहिए, तो उस सूरत में भी वो ऑफेंडर हुआ। और फर्दर उसमें क्या हुआ, फर्दर उसमें जनाब ये हुआ, वायलेशन ऑफ ड्यूटी हो गया और इंटॉक्सिकेशन। एक तो वायलेशन ऑफ ड्यूटी है। अब अगर आप इस चीज़ को देख लें, इंटॉक्सिकेशन, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग ड्यूटी अगर वो अंडर इंटॉक्सिकेशन है तो पर्टिकुलरली मेंशन किया गया कि अंडर आर्टिकल 155 ये क्या है, ये एक ऑफेंस है। और अगर आप चले जाएं पुलिस स्टेशन के ऊपर या पुलिस मोबाइल के ऊपर तो आपको बहुत से लोग ऐसे नज़र आएंगे कि जो ड्यूरिंग ड्यूटी इंटॉक्सिकेटेड होते हैं। और उसके बाद क्या करता है जनाब, मिलिंगर्स आर फीन्स आर वॉलंटरी काजेज हर टू हिमसेल्फ विद द इंटेंशन टू रेंडर हिमसेल्फ अनफिट फॉर ड्यूटी।
या वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देता है। किस लिए नुकसान पहुंचा देता है? इसलिए कि ताकि उसको ड्यूटी प्रॉपर तरीके से ना करनी पड़े। इज ग्रॉसली इनसबॉर्डिनेट, इनसबॉर्डिनेशन का कोई भी एक्ट, इनसबॉर्डिनेशन का एक्ट क्या है कि अगर वो अपने सुपीरियर अफसर की कोई बात ना माने और एट द एंड है जनाब इंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट्स इन एनी डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन और स्ट्राइक और रिजॉर्ट्स टू एनी वे अबेट्स any form of strike or coercion or physical duress to force any authority to concede himself। तो मतलब किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस, हड़ताल, कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी किस्म के जलसा, जुलूस, हड़ताल का हिस्सा, ये तमाम जो यूनिफॉर्म फोर्सेस होती हैं इनमें से कोई भी बंदा जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। इसमें नोटिफिकेशन आगे फर्दर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखे हुए कि जितने आर्म्ड फोर्सेस के, यूनिफॉर्म फोर्सेस के लोग होते हैं ये अपना सोशल मीडिया अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं और ऐसी तमाम चीज़ें वो लोग नहीं करेंगे तो वो भी किस में आएगा, वो भी उनके मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अंडर आर्टिकल 155 इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो शैल बी पनिश कितना अर्सा के लिए जनाब? 3 ईयर्स की उसकी पनिशमेंट है एंड विद फाइन है। तो 3 ईयर्स एंड फाइन है। फ़र्क क्या है 156 और 155? 155 में वो सारे एक्ट बताए गए हैं कि जो कि बेसिकली ड्यूरिंग ड्यूटी उसने की है, और 156 उसके जो एक्ट्स हैं वो कौन से हैं? टुवर्ड द पब्लिक एट लार्ज, टुवर्ड द कॉमन पब्लिक। अगर वो कोई भी गलत काम करेगा तो किसके तहत वो होगा? 156 के तहत होगा। उसके बाद आगे आज जनाब ऑफेंसेस और पेनल्टी के बाद हमारा जो फर्दर है इसका चैप्टर वो है नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड। ये नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड क्यों बनाया गया? पुलिस के जो हाई कमांड, हाई ऑफिशियल्स, उनको इकट्ठा करके एक बोर्ड बनाया गया कि ओवरऑल जो हमारे मुल्क की पॉलिसी है पुलिसिंग के हवाले से उसको रिफॉर्म किया जा सके। और जो ये ट्रेंड है हमारे यहाँ पुलिस का कि पुलिस जो पर्टिकुलरली वॉच एंड वार्ड के अंदर है वो पुलिस कम और बदमाश ज़्यादा है। और अगर आप पिछले काफ़ी अरसे के अफेंसेस जहाँ पर वाकई मुजरिम पकड़े गए, कराची, कोयटा, आप उसको देखें तो मोस्टली इसमें कौन इन्वॉल्व आपको मिलेगा? पुलिस के कांस्टेबल और पुलिस की नफरी। वो अपने उस असले को इस मकसद के लिए क्या करते नजर आएंगे? आपको इस्तेमाल करते उसको नज़र आएंगे। और उसके बाद फिर क्या होता है? सस्पेंड, और सस्पेंड के बाद वापस क्या होता है? कुछ अर्से के बाद वापस उनका आ जाना। तो इस सारी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड, नेशनल पुलिस मैनेजमेंट जो बोर्ड है ये इंतहाई एक आप कह लें कि हायर लेवल का एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी कि जिसका मकसद क्या था कि पुलिस के जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनको सेटल किया जा सके। मुल्क के अंदर जो इंटरनल पीस है उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या रूल्स, रेगुलेशंस, क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाएंगी, वो तमाम चीज़ें आपको कहाँ पर नजर आएंगी? नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड, उसकी ड्यूटी। अगर आप इसके ऑफिसर देखें तो सबसे पहले 4 आपके प्रोविंसेस हैं, तो 4 प्रोविंसेस के हेड कौन होते हैं जनाब? पुलिस चीफ कौन होते हैं? आईजी, जिनको हमने आईजी नहीं कहा, हमने क्या कहा उनको? पीपीओ। तो देखें इसका पहला हिस्सा ही क्या हो गया? सबसे पहले इसमें चारों के चारों प्रोविंसेस के आईजी, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर्स आ गए। उसके बाद सेकंड क्या है कि जो आईजी, किसके आईजी जनाब? अगेन आईजी आपके पास जो और हैं इससे हटकर 4 प्रोविंसेस के हटकर वो आपके पास आईजी किसका है? आईजी रेलवे पुलिस। जो रेलवे पुलिस है उसको हेड जो बंदा करेगा वो भी क्या है? वो भी आईजी के रैंक का बंदा होता है। उसके अलावा आपको पाकिस्तान मोटरवे और हाईवे और नॉर्दर्न एरियाज उसके हवाले से जो पाकिस्तान मोटरवे और मोटरवे के अलावा जो पाकिस्तान हाईवे, इनके जो हेड हैं वो इस नेशनल आपके पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो सीसीपीओज़ हैं, कितने सीसीपीओज़ हैं हमारे जनाब? 5 सीसीपीओज़ हैं। इसके अलावा ये 5 के 5 सीसीपीओ जो आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, लाहौर, उसके बाद पेशावर, कराची और कोयटा, ये 5 सीसीपीओज़ ये भी नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड का हिस्सा होंगे। और उसके बाद डीजी आपका एफआईए का और एएनएफ का, डीजी जो आपका होगा एफआईए का और एएनएफ का, ये सारे कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान के जितने भी इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके टॉप और हाई ऑफिशियल्स हैं। उसके बाद जनाब कमांडेंट्स ऑफ नेशनल पुलिस एकेडमी एंड फ्रंटियर कांस्टेबलरी। फर्दर इसका हिस्सा कौन होंगे जनाब? कमांडेंट्स होंगे। किसके जनाब? कौन कौन से? नेशनल पुलिस। और नेशनल पुलिस एकेडमी का कमांडेंट भी कौन होता है? आपको पता है कि वो भी आईजी रैंक का एक ऑफिशियल होता है। और उसके बाद जो फ्रंटियर एकेडमी है, जो फ्रंटियर कॉप्स की ट्रेनिंग के लिए जो इदारा है फ्रंटियर कांस्टेबलरी, उसका भी जो हेड होगा, उसका जो कमांडेंट होगा वो भी इसका हिस्सा होगा
नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड का। डीजी जनाब, उसके बाद नेशनल पुलिस ब्यूरो, डीजी नेशनल पुलिस ब्यूरो, और उसके बाद एट द एंड एनी अदर मेंबर दैट द फेडरल गवर्नमेंट में नॉमिनेट। तो इसमें आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से जितने भी हमारे इदारे जो इंटरनल पीस को कंट्रोल करने के लिए, उन तमाम के जो हेड्स हैं वो नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड का हिस्सा होंगे। फंक्शन क्या है ये नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड जो इतने हाई लेवल पर बनाया गया है, किस मकसद के लिए बनाया गया है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों, और ये क्या क्या काम करेगा जनाब। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि इसके फंक्शंस क्या है, कौन कौन से ये फंक्शंस परफॉर्म करेगा, आर्टिकल 160 इसके फंक्शंस के बारे में हमें बताएगा कि कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता है। ऐसे जनाब चलते हैं आगे। क्या फंक्शन क्या है? एडवाइस द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स कंसर्निंग जनरल प्लानिंग। जो पुलिस के हवाले से लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के हवाले से जो जनरल प्लानिंग है वो किसको एडवाइस करना है? बेसिकली इनका मकसद है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अब जैसे अभी आजकल मसले मसाइल चल रहे हैं तो वहाँ पर जो भी इश्यूज़ होंगे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए किससे सजेशंस ली जाएंगी? नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड इसके हवाले से सजेशंस देगा कि इस किस्म के स्ट्राइक से, इस किस्म के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जनाब इनका जो दूसरा फंक्शन है, आइडेंटिफाई एंड अरेंज रिसर्च इन द एरियाज ऑफ द क्रिमिनोलॉजी, टेररिज्म, सेक्टेरियनिज्म। क्रिमिनोलॉजी, व्हाट इज मेंट बाय क्रिमिनोलॉजी, को लोग जुर्म क्यों करते हैं। उसके बाद सेक्टेरियनिज्म के अब पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टेरियनिज्म के इशू कुछ ओवरकम हो गए। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये इशूज़ आए थे सेक्टेरियनिज्म के। हर चीज़ इशू नहीं होती जब तक उसको इशू बनाया ना आ जाए। उस वक्त भी हम कुछ दिन पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आप जब तक किसी चीज़ को वल्नरेबल ना बनाए वो वल्नरेबल नहीं होती। आप असिस्टेंट कमिश्नर या कोई भी ऐसा हाई ऑफिशियल है, अगर आप उसके साथ पुलिस की एक फ़ोर्स, उसके वैगन या कोई ऐसी चीज़ ना दें तो कोई बंदा उसको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक आप उस चीज़ को गार्ड ना करें इस तरीक़ाकार के मुताबिक। अब रात को यहाँ पर अगर सब चीज़ ओपन पड़ी है तो कोई भी नहीं आएगा, और अगर मैं गार्ड खड़े करूँगा तो वो कहेंगे ज़रूर इधर कोई ख़ास चीज़ है जिसके लिए क्या किया गया है। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ है। सेक्टेरियनिज़म बहुत ज़्यादा इशू हुआ पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग इसके हवाले से मारे गए, बहुत ज़्यादा मुशर्रफ ने इस हवाले से एक्शंस लिए आर्म फोर्सेस के हवाले से। और ऐसा भी टाइम मैंने देखा अपनी आंखों के साथ, उस वक्त मैं भी अटैच था एक ऐसे इदारे था, तो उनको मैं जो है वो कुछ चीज़ें पढ़ा रहा था, वहाँ पे एक कोर्स करवा रहा था कि वो लोग जिनकी दाढ़ियाँ थी, जिनके बड़े बड़े सुन्नत रसूल के मुताबिक जुल्फ़ें थी, और जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो उनको मैंने अपनी आंखों से बाल कटवा के, दाढ़ियाँ कटवा के, जो लोग कभी सिनेमा हॉल्स में नहीं गए थे उनको सिनेमा हॉल में इसलिए बैठे हुए देखा, रोते हुए देखा कि जनाब अगर ये नहीं करेंगे तो वो हमें मजहबी इंतहा पसंद समझ के सज़ा देंगे। मुशर्रफ साहब के दौर में ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हुई थी और सेक्टेरियनिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था और बहुत लोगों को पकड़ा गया था, बहुत लोगों के खिलाफ इसके हवाले से एक्शन लिए गए थे। यहाँ पर नेशनल पुलिस बोर्ड का काम है कि जनाब टेररिज्म, सेक्टेरियनिज़म और क्रिमिनोलॉजी, इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्या करना जनाब, इन तमाम चीज़ों के हवाले से पॉलिसी बनाना कि इनको रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। रिकमेंड करना फेडरल गवर्नमेंट को ग्रांट वेरियस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फॉर इन्हेंसिंग देयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन देना फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। रिकमेंड स्टेप फॉर सिक्योरिंग इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटर एजेंसी असिस्टेंट। इंटर गवर्नमेंटल की ज़रूरत कहाँ पर आती है और इंटर एजेंसी की ज़रूरत कहाँ पर आती है? इस वक्त पाकिस्तान में ये दोनों मसाइल इंतहाई, आप कह लें कि अपने वो टॉप के ऊपर है। ये किसी भी वक्त इस सिस्टम को लैप्स खुदा न खास्ता कर सकता है। और वो क्यों है? इस वक्त इंटर गवर्नमेंटल इशू पाकिस्तान में आपको एट इट्स पीक नज़र आएगा जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सूरत में है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नून लीग के पास है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो पीटीआई के पास है। और इस वक्त पंजाब और पाकिस्तान आपको आमने सामने खड़े हुए नज़र आएंगे। इस्लामाबाद पंजाब और केपीके के दरमियान में आ गए और यहाँ पर आपको एक कन्फ्लिक्ट नज़र आएगा इस लॉन्ग मार्च की सूरत में और बाकी तमाम सूरतों की सूरत में। इंटर गवर्नमेंटल कन्फ्लिक्ट्स और उसके बाद इंटर एजेंसीज कन्फ्लिक्ट भी कैसे कि आपकी एफआईए किसके मतहत है? फेडरल गवर्नमेंट की मतहत है। पुलिस किसके मतहत है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मतहत है। तो इस वक्त ये तमाम इदारे आपस में क्या है? आमने सामने है। फेडरल और प्रोविंशियल इदारे, इनको किस तरह स्मूथ तरीके से वर्क करवाया जाएगा, ये पॉलिसी किस तरह बनानी है? नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड इस हवाले से रिकमेंडेशन देगा। और उसके बाद जनाब रिकमेंड टू द फेडरल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड ऑफ द रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, टेन्योर एंड डिसिप्लिन। इट मीन्स पुलिस के हवाले से जितनी पॉलिसीज़ बनानी है वो बनाना इस नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड का काम है। रिक्रूटमेंट के लिए क्या किया जाएगा, किस किस को रिक्रूट किया जाएगा,
या उसके हवाले से प्रमोशन का क्या होगा, सीनियरिटी लिस्ट का क्या होगा, क्या फैसिलिटीज़ देनी है, क्या फैसिलिटीज़ नहीं देनी, पुलिस के जितने रूल्स रेगुलेशंस वो तमाम के तमाम इस नेशनल पुलिस बोर्ड ने बनाना है। डेवलप स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बेस्ड ऑन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गुड प्रैक्टिसेस फॉर अडॉप्शन बाय द पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट। बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक जनाब SOPs बनाई जाएंगी कि पुलिस किस तरह डील करेगी। खैर पुलिस इंटरनेशनली ही ऐसी है, इसमें कोई, अगर हम पाकिस्तान की पुलिस को देखकर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप अगर देखेंगे फॉरेन ऑफिशियल्स को तो वहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। इनफैक्ट जो चीज़ हमारे मुल्क में है, हमारा मुल्क तो बड़ा सादा सा है, बड़ा मासूम सा है। यहाँ पर तो फिल्में बनती हैं मौला जट वाली, जिसमें साइमा ऐसे घूम रही होती है और इस तरह की फिल्में, इधर कुछ चीज़ होती है कोई नहीं। तो जो चीज़ें आप वहाँ पर कॉन्स्पायरेसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड मूवीज़ देखते हैं तो जस्ट मूवीज़ तो नहीं है, वहाँ पर वो हालात एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं हॉलीवुड की मूवीज़ में आपको माफियाज नज़र आते हैं और पता नहीं क्या कुछ नज़र आता है, वो वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसी को तो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ है ही कोई नहीं। हमारे यहाँ तो जो आपके सामने है, जो नसीबुल लाल के गाने और इस तरह की चीज़ें, यही हमारे मसले मसाइले जो आपको दीवारों के ऊपर नज़र आते हैं पाकिस्तान के अंदर। और तो कोई मसला यहाँ पे है ही कोई नहीं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा किया करें कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं बहुत से भी ज़्यादा अच्छी है। इधर कोई इतने मसले मसाइल जो बाकी जगह पर लोग फेस करें, यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है। Any other duties that the federal government may assign or meeting and conduct of the business of the board क्या करेगा जनाब? Normally 2 meetings shall be held in year। 2 meetings 2 times in year ये जो बोर्ड है ये मीट करेगा, बैठेगा, और तमाम जो पुलिस हैं जहाँ पर जो रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और इसमें क्या है कि 3 क्वार्टर्स इसकी ज़रूरत है। कोरम इसका, कोरम का क्या मतलब है कि जितने हमने लोग इसके बारे में पढ़े जो इसका हिस्सा होंगे, जिसके अंदर आलमोस्ट 20 के करीब लोग बन जाते हैं मेरे ख्याल में, तो वो 4 तो आपके PPOs हैं, उसके बाद 5 आपके CCPOs हैं, कुछ आपके डायरेक्टर्स वगैरह हैं, कुल मिलाकर कोई ऑलमोस्ट 20 बंदे हैं। तो 3 क्वार्टर्स क्या होंगे कि इसके 4 हिस्से कर लें, तो अगर टोटल 20 है तो 15 बंदों का होना ज़रूरी है। तो ये इसका कोरम होगा कि अगर कोरम होगा तो ये कोई भी फैसला कर सकेंगे। मेंबर्स अटेंड द मीटिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर विच एटलीस्ट 1 month's नोटिस विद एजेंडा शैल बी गिवन। तो एटलीस्ट 1 month का नोटिस, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे हाई ऑफिशियल्स हैं जो अपनी अपनी प्रायोरिटी बेस्ड टास्क के ऊपर बिजी हैं, ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में बिजी हैं, तो एटलीस्ट इनको नोटिस कितना दिया जाएगा? 1 month का नोटिस दिया जाएगा। और विद एजेंडा कि जनाब इस मीटिंग में क्या रिफॉर्मेशंस हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें इनको दी जाएंगी। द मीटिंग शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर प्रेजेंट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम IGs हैं। जो आपके PPOs हैं वो भी कौन है? IG हैं, और बाकी जो आपके पुलिस कमांडेंट वगैरह। वैसे नॉर्मली होता यही है कि जो सीनियर मोस्ट IG होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो पुलिस में जो नेशनल पुलिस अकेडमी उसका कमांडेंट होता है। तो जनरली वही इसको क्या कर रहा होता है? प्रिजाइड कर रहा होता है। आप ओवरऑल इसकी सीनियरिटी लिस्ट पुलिस की निकालेंगे तो आपको नॉर्मली यही नज़र आएगा कि सीनियर मोस्ट जो होगा, बट बाज़ औक़ात कुछ आगे पीछे इसमें हो जाता है जनाब। द बोर्ड में इन्वाइट एंड एक्सपर्ट फॉर कंसल्टेशन, वकला या कोई और ऐसे लोग इस हवाले से, क्रिमिनोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, उन लोगों को बुलाया जा सकता है फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। नेशनल पुलिस ब्यूरो क्या है जनाब? नेशनल पुलिस ब्यूरो हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस शैल बी एस्टेब्लिश्ड। इसका काम क्या होगा? द नेशनल पुलिस ब्यूरो शैल फंक्शन एज परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द नेशनल पुलिस, नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन एंड द नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड। पहले एक बंदा आया, फिर 2 बंदा, फिर 3 बंदा, कि जो ये इदारा बना है और जो बाकी कमीशन बने हैं उन सब के लिए एक नेशनल पुलिस ब्यूरो बनाया जाएगा, कि जहाँ पर फिर ढेर सारे बड़े बड़े ऑफिसर AIG के, ये जब भी पाकिस्तान में इदारे बनाए जाते हैं जस्ट टू क्रिएट द वैकेंसीज़। पाकिस्तान में जो रेशो है हायर ऑफिशियल्स और उसके बाद लोअर ऑफिशियल्स की दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की रेशो है वो इंतहाई ज़्यादा है। जितने पाकिस्तान के अंदर जनरल्स होंगे, जितने पाकिस्तान के अंदर IGs होंगे, बाहर के मुल्कों में शायद आपको एक IG किसी पूरे मुल्क के अंदर नज़र आएगा, और उसके नीचे जो लोग होंगे उसके बिलो होंगे। और अगर आप उनका पेमेंट स्ट्रक्चर देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है जुडिशल जो आपके ऑफिसर्स हैं उनकी पेमेंट्स के वाले से हम टॉप 10 के अंदर हैं। टॉप 10 हायर पेमेंट्स हम देते हैं, और इंसाफ के मामले में हमारा नंबर 128 में। हमारे जजेस अमेरिका, इंडिया और तमाम जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इनके जजेस से ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं। अगर आप इक्वल उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो हमारे जजेस अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनख्वाहों की बात की जा रही है। अगर आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात करें तो पाकिस्तान विल बी एट द टॉप इंशाल्लाह। आप उसकी जमा तफरी करें सुप्रीम कोर्ट के जज के पास कितनी गाड़ी, कितना प्रोटोकॉल, कितने उसके लोग, और रिटायरमेंट के बाद भी उसको जो जो चीज़ें दी जाती हैं, अगर आप जमा करेंगे तो आप हैरान परेशान और पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। लेकिन आपने कुछ भी ऐसा नहीं होना। द नेशनल पुलिस ब्यूरो शैल परफॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शंस एज असाइंड टू इट बाय द नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड। यानी कि नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड जो काम करेगा वो किसको कहेगा? नेशनल पुलिस
ब्यूरो को। तो बाकी सारी रिसर्च जो करनी है वो किसने करनी है? नेशनल पुलिस ब्यूरो ने करनी है। और पाकिस्तान में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फंड्स हमारे जो ज़ाया किए जाते हैं इसी रिसर्च के ऊपर ज़ाया किए जाते हैं, इन्हीं सेमिनार्स के ऊपर, इन्हीं ब्रोशर्स के ऊपर फ़ंड आता है जनाब हमारे मुल्क में। किस चीज़ का फ़ंड आता है कि जी आप वर्क करें, किस चीज़ के लिए? कि वीमेन के लिए वर्क करें। वीमेन के वर्क के लिए 1 करोड़ रुपये आया तो उसमें से 70 लाख रुपए के बैनर लग जाते हैं वीमेन के वर्क करने के लिए, और उसमें पीसी होटल के अंदर 2 से 3 कन्वेंशन होते हैं, और आखिर पे कोई 5 लाख रुपए होता है जो मुस्तहिक लोगों में क्या किया जाता है? तकसीम किया जाता है, और 1 करोड़ रुपये इस तरह लोगों पे, वीमेन की डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया जाता है, लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं है। अब आ जाए जनाब मिसलिनियस की तरफ। ये वही है MISC, मिस्क। अक्सर लोग जिसको मिस्क कहते हैं कि सर ये मिस्क क्या होता है, हर जगह पे मिस्क ठुका होता है। मिसलिनियस, किसी भी लॉ का जो लास्ट चैप्टर है वो मिसलिनियस होता है। मिसलिनियस चैप्टर क्यों होता है? चैप्टर्स हमने पढ़े, जो जो रेलेवेंट प्रोविज़न जिस चैप्टर के साथ रिलेटेड थी उस चैप्टर का उसको हिस्सा बना दिया गया। जो चीज़ें किसी चैप्टर का हिस्सा ना बन सकी, अब उनके साथ क्या करना है? मुतफरक प्रोविजंस हैं, तो आखिर पे हमेशा एक मिसलिनियस चैप्टर बनाकर जो ऐसी प्रोविजंस ऑफ लॉ जो किसी पर्टिकुलर और आपके कानून के साथ या किसी भी चैप्टर के साथ अटैच नहीं हो सकती थी, जैसे जो चीज़ें हमने पढ़ी नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में उस चैप्टर में डाल दी गई, जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ी वहाँ पर डाल दी गई, कुछ चीज़ें हमने पढ़ी किसके बारे में? ऑपरेशन के बारे में, वहाँ पर ऐड कर दी गई। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकती या वो सब चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है, वो प्रोविजंस कहाँ पर आ जाएंगी? मिसलिनियस के अंदर आ जाएंगी। कौन कौन सी मिसलिनियस प्रोविजन है जना? प्रोविजन ऑफ एडवाइस एंड असिस्टेंस टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। पुलिस में प्रोवाइड एडवाइस एंड असिस्टेंस टू एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एडवाइस भी कर सकती है साड़ी पुलिस, इतनी सियानी है, ठीक है। असिस्टेंट भी दे सकती है। एडवाइस और असिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को या इंटरपोल को या किसी और इदारे को पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा मैटर जिसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है, किसी बंदे को अरेस्ट करवाना है, कोई भी ऐसा काम है, तो उस हवाले से पुलिस ने उसको क्या करना है? असिस्ट करना है। 164 कोऑर्डिनेशन बाय फेडरल गवर्नमेंट। The federal government shall coordinate for the purpose of efficiency in the police administration among general police areas falling under the federal or the provincial government। ऐसे तमाम जनरल पुलिस एरियाज जो ऑल दो प्रोविंशियल टेरिटरीज़ में हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है, फेडरल गवर्नमेंट फिर भी उनको क्या करेगी? असिस्ट करेगी, ताकि जो पॉलिसिंग सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रमोशन बोर्ड एटसेट्रा। प्रमोशन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अगर आप पुलिस के प्रमोशन के इश्यूज़ देखें वो भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि जहाँ पर भी डायरेक्ट इंडक्शन, और आपके मुल्क में 2 सिस्टम है ना, आपके मुल्क में ये सिस्टम है जनाब के हर जगह पे कुछ पोस्ट प्रमोशन बेस्ड है और कुछ पोस्ट क्या है? अब जो ASI है, किसी ने प्रमोट होकर बनना है और किसी ने क्या बनना है? डायरेक्ट। इसी तरह SI किसी ने प्रमोट होकर बनना और किसी ने क्या बनना है? डायरेक्ट बनना है। तो जब ऐसा मामला होगा तो वहाँ पर ये मसला ज़रूर आएगा कि अब प्रमोशन को किस तरह रेगुलराइज किया जा सके। तो उस हवाले से एक प्रमोशन बोर्ड होगा जो इस सारे मैटर को देखेगा, वो लिस्टें बनाएगा, सीनियरिटी लिस्टें बनाएगा, और सीनियरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग पुलिस की जो प्रमोशन है उसको लुक आफ्टर किया जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ डेली डायरी एट अ पुलिस स्टेशन। डेली डायरी जनाब रोज़नामचा, आप जिस भी पुलिस स्टेशन पर जाएंगे उस पर आपको एक डेली डायरी या रोज़नामचा नज़र आएगा। ये क्या है कि जो भी किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी किसी भी पुलिस स्टेशन पर होगी, कोई आया, कोई गया, कुछ हुआ, पुलिस फोर्स कहीं गई, कहीं से आई, किसी को गिरफ्तार किया, नहीं किया, कोई रिपोर्ट आई, नहीं आई, तमाम चीज़ों का जिक्र कहाँ पर होना चाहिए? डेली पुलिस डायरी। जो लोग प्रैक्टिस के साथ रिलेटेड है, जब भी मैटर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आगे होता है तो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से या कोई भी हम क्रॉस करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि क्या आपने गिरफ्तारी डाली, गिरफ्तारी कहाँ पे डाली, वो आपकी डेली डायरी। तो डेली डायरी क्या है? डेली डायरी हर पुलिस स्टेशन के ऊपर आपको रोज़नामचा की सूरत में नज़र आएगी कि जहाँ पर पुलिस की ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो पुलिस को एज़ पर लॉ स्टेट करनी चाहिए वो डेली डायरी के ऊपर स्टेट की जाएगी। सिटीज़न पुलिस लिजान कमेटीज़। अब सिटीज़न पुलिस लिजान कमेटीज़ क्यों बनाई जाएंगी? इसलिए कि जो आम आवाम और पुलिस इनके दरमियान अगर कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है या कोई और ऐसा ऑप्शन होता है तो उसको क्या किया जाए, उसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया जाए। इसके लिए भी जो है वो डिफरेंट कमेटीज़ बनाई जाएंगी। और फर्दर इसमें क्या है जनाब, पब्लिक सेफ्टी फ़ंड एक क्रिएट किया जाएगा। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक सेफ्टी फंड एट द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रांट्स मेड विद द फेडरल गवर्नमेंट हो गया, और उसके बाद कंट्रीब्यूशंस मेड इन कैश और एनी काइंड ऑफ द पब्लिक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पुलिस सर्विस। और एक पब्लिक सेफ्टी फंड जिसके अंदर आप अगर कभी चाहें तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ताकि क्या हो, ताकि आपकी जो सेफ्टी है उसको यकीनी बनाया जा सके। गवर्नमेंट जो डिफरेंट ग्रांट्स वगैरह देती है वो भी इस पब्लिक सेफ्टी फ़ंड का हिस्सा होते हैं। इसका मकसद क्या है, पुलिस के हवाले से कुछ जो इनामात वगैरह लोगों को देना या कोई और ऐसी चीज़ देना, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको प्रेस किया जा सके।
170 है जी, ऑफिसर्स होल्डिंग चार्ज आर सक्सीडिंग टू वेकेशंस competent to exercise power whenever in consequence of the office of the head of district police becoming vacant. Any officer who holds charge of such post or succeeds either temporarily or permanently to his office under the orders of the competent authority appointing authority, such officer shall be competent to exercise. कि अगर कोई भी ऑफिस वैकेंट होगा तो उसकी जगह जो बंदा, फॉर एग्जांपल जो आपका एसएचओ है, अगर वो छुट्टी पर जा रहा है तो उसकी जगह जो भी नेक्स्ट होगा, आल दो वो इंस्पेक्टर भी नहीं है, वो सब इंस्पेक्टर भी नहीं है, वो एएसआई है, बट उसको वहाँ पर टेम्परेरीली अपॉइंट कर दिया गया, चार्ज दे दिया गया कि आप एसएचओ हो, तो एएसआई होने के बावजूद वो एसएचओ के तमाम फंक्शंस, तमाम अथॉरिटीज़ को एक्सरसाइज कर सकता है. नो पुलिस जी, बाकी थोड़े से रह गए. नहीं, बस ये इसमें टोटल 5 आर्टिकल रह गए. टेस्ट में आते कर देंगे, बस टेस्ट कम कर लेंगे, बस ख़त्म कर देना. फिर ऐसे कितना रह गया? आज सारी थोड़ी तो मनी, मैं तो अपनी पढ़ाई कोई नहीं है. हाँ चलो जी, ठीक है, कल इसको, चलो ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं. ऐसा कर जल्दी से सीपीसी खोलें.